हेलो दोस्तों, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कहां से शुरू करें, तो आप सही जगह पे हो। आज के इस 30 मिनट के वीडियो में हम HTML के बारे में सीखेंगे, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो चलिए मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट देखते हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न हो या फिर गवर्नमेंट पोर्टल्स, सबकी बुनियाद एक ही चीज़ है एचटीएमएल। अगर वेब बनाना है तो एचटीएमएल समझना मस्ट है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी कोड को लिखने के लिए हमें किसी एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है वीएस कोड, ठीक है? तो और हम चाहें तो यहाँ पे नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो सबलाइन करके और आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो एचटीएमएल में कोई भी कोड लिखने के बाद हमें उसको सबसे पहले कंट्रोल एस दबा के सेव करना होता है, ठीक है? या फिर आप यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है? जब भी आप इसको सेव करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डॉट एचटीएमएल लिखना कंपल्सरी है। बिना इसको लिखे जो आपका कोड होगा वो नॉर्मल कोड की तरह प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोड भी इस तरीके से फंक्शन करे, ना कि नॉर्मल इस तरीके से टाइप हो जाए एचटीएमएल, तो आपको उसको डॉट एचटीएमएल से सेव करना होगा, ठीक है? तो उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे अपने एचटीएमएल स्ट्रक्चर पे, ठीक है? तो आपको सबसे पहले एचटीएमएल को बताना होगा कि आप कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे लिखना होगा डॉक टाइप एचटीएमएल। ये बताता है कि एचटीएमएल का कौन-सा वर्ज़न है, ठीक है? उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल ब्रैकेट्स के अंदर, उसके बाद आता है हेड, ठीक है? फिर उसके अंदर आता है टाइटल। टाइटल में आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा टॉप पे। ये एसईओ पर्पस से इम्पोर्टेंट होता है टाइटल यहाँ पे मेंशन करना। उसके बाद और भी यहाँ पे आते हैं मेटा टैग्स, ठीक है? मेटा टैग्स का मोस्टली यूज़ होता है एसईओ पर्पस पे। यहाँ पे आप मेटा टैग्स वगैरह को मेंशन करते हैं, हेड के अंदर ही आता है ये भी, ठीक है? और बाय डिफ़ॉल्ट हम इन दोनों को लेते हैं क्योंकि यूटीएफ-8 लैंग्वेज बताता है, चार्टसेट बताता है कौन-सा है और हमारा जो व्यू पोर्ट है, ये सेकंड वाला वो बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव वगैरह में भी हेल्प करेगी। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हो, तो जो वेबसाइट आप बना रहे हो डेस्कटॉप में, सेम टू सेम मोबाइल में दिखेगी, तो वो टेक्स्ट वगैरह उसमें छोटे दिखते हैं। तो इस लाइन को लिखने के बाद आप मीडिया वेरिस और बूटस्ट्रैप यूज़ कर पाएँगे। ठीक है? ये सब होने के बाद आता है हमारा लिंक्स, ठीक है? अगर आप चाहें तो अपने पेज में सीएसएस लिखते हैं, ठीक है? तो आप अगर एक्सटर्नल सीएसएस लिखते हैं, तो यहाँ से आप इस तरीके से उसको इंक्लूड करा सकते हैं यहाँ पे फाइल का पाथ देके, ठीक है? यहाँ पे जो भी सीएसएस आपकी होगी उसको इस तरीके से आप इंक्लूड करा सकते हैं। अब आप इस वाली फाइल में आके अपनी सीएसएस जो भी आप लिखना चाहो वो लिख लिख देंगे, तो वो यहाँ पे कॉल हो जाएगी, ठीक है? इस सीएसएस को इस तरीके से इंक्लूड कराने को इंटरनल सीएसएस बोलते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ ही पे सॉरी एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं, ठीक है? अगर आप डायरेक्टली सीएसएस लिखते हो जो कि एक बैड प्रैक्टिस होती है, आप इस तरीके से सीएसएस लिख सकते हैं एचटीएमएल के अंदर, स्टाइल टैग लगा के, ठीक है? जो भी आपने क्लास का नाम दिया है इस तरीके से, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। कंप्लीट एसईओ के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? आप जो भी चाहो यहाँ पे इस तरीके से सीएसएस दे सकते हैं, ठीक है? इसको हम डिटेल में कवर करेंगे अगले वीडियो में, पूरा डिज़ाइन बना के। ठीक है? अब उसके बाद हमारा आता है, ये मैंने बता दिया आपको कि हेड के अंदर आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। अब अपने डिज़ाइन में आपको मोस्टली इन चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है? आपको हेडिंग्स की और पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप कोई भी सेक्शन डिज़ाइन करेंगे उसमें हेडिंग और पैराग्राफ तो लेंगे ही, बट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन-सा पैराग्राफ है। मतलब जो आपको बड़ा लेना है या फिर छोटा लेना है फ़ॉन्ट साइज़ में, तो आप क्या करेंगे उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है एचटीएमएल में H1 से स्टार्ट होता है और H6 तक जाता है, ठीक है? और ये जो होता है H1 जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जो भी हम टैग ले रहे हैं, चाहे वो एचटीएमएल हो, चाहे वो हेड हो,
चाहे वो टाइटल हो, वो ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद क्लोज़ करना ज़रूरी है। आपको बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पे आपने टाइटल लिखा और यहाँ पे वो क्लोज़ हो गया। तो हेडिंग टैग भी इसी तरीके से ब्रैकेट में बंद होता है, ठीक है? अब H1, H2 ऐसे करके H6 तक होता है। तो H1 की जो हेडिंग होती है, वो सबसे बड़ी होती है, फिर हमारी H2 आती है, फिर H3 इस तरीके से सारी हेडिंग्स काम करती हैं, ठीक है? अगर आपको कहीं पे बड़ी हेडिंग लेनी है, तो आप इसको H1 में लेंगे, अगर आपको कोई छोटी हेडिंग लेनी है, तो आप उसको H2 में लेंगे। हेडिंग्स है पैराग्राफ। ठीक है? इस तरीके से हेडिंग्स काम करती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ की। नॉर्मल टेक्स्ट को हम पैराग्राफ के लिए लिखते हैं, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे कोई स्टाइलिंग नहीं दी है तो ये डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र की स्टाइलिंग है उसको लेगा, ठीक है? आप चाहें तो उसमें कस्टम फ़ॉन्ट वो मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको अपनी वेबसाइट में कस्टम फ़ॉन्ट्स लगाने हैं तो, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक एचटीएमएल में ये बोल्ड टैग आता है, इटैलिक टैग आता है, अंडरलाइन टैग आता है। अगर आप कोई भी पैराग्राफ में कोई भी स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो आप इनके थ्रू इज़िली दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिंक्स और इमेजेस की। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपकी वेबसाइट आपने बनाई, बट क्या है उसमें आपके पास और भी पेजेस हैं, तो अगर आप उसको इंटरनल लिंक करना चाहते हैं तो वहाँ पे लिंक्स यूज़ होता है, ठीक है? और अगर आप एक्सटर्नल पेजेस को भी अपनी वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको उसको कैसे करना है, उसका सिंटैक्स होता है एंकर टैग एचआरईएफ इसका मतलब होता है रेफरेंस, ठीक है? किस पेज का यूआरएल आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे और उसके बाद ये एट्रिब्यूट आता है टारगेट ब्लैंक। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोई लिंक किसी दूसरे पेज पे ओपन करना होगा, तब आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इस वाली अपना टैब ही चेंज कर दिया, तो वो किया इसने टारगेट ब्लैंक के थ्रू, ठीक है? उसके बाद हमारा एक यहाँ पे बीआर टैग आता है। बीआर टैग ये होता है कि जब भी आपको एक लाइन के बाद स्पेस चाहिए, मतलब आप नहीं चाहते कि एक ही लाइन में आए, क्योंकि ये इमेज टैग जो होता है, वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस पे, ठीक है? तो क्या होगा, यहाँ पे हम बीआर टैग यूज़ करते हैं ताकि वो एक ही लाइन में ना आए, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं इमेज टैग की। जो इमेज टैग होता है, वो हमारी वेबसाइट में कोई भी इमेज को इंक्लूड कराने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका सिंटैक्स होता है इमेज सोर्स में यहाँ पे आप कोई भी जो आप इमेज यूज़ करना चाहते हो, उसका लिंक यहाँ पे आता है, ठीक है? जनरली अगर आप लाइव वेबसाइट पे काम करते हो, तो उसका लिंक आएगा, ठीक है? अगर आपने लोकल पे बनाई हुई है, तो आप लोकल लिंक्स यहाँ पे डाल के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आता है ऑल्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है, ये हमारा एसईओ पर्पस से काफ़ी यूज़फुल होता है। जब आपकी इमेज लोड नहीं होगी, तो ये ऑल्ट टैग बताएगा कि वहाँ पे किस नाम से या कौन-सी रिलेटेड इमेज है। जैसे कि आप पे यहाँ पे आप देखिए, इमेज लोड नहीं हो रही किसी पाथ की वजह से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सैंपल इमेज, ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ पे इमेज लोड हो जाए, जैसे कि ये इमेज यहाँ से आ रही है, ठीक है? तो इसका मैंने नाम कॉपी किया और नाम देने के साथ-साथ आपको बताना पड़ेगा वो किस टाइप की है। यहाँ पे जेपीजी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सोर्स में इमेज डाल दूँगा, जो भी नाम होगा उसका, उसके बाद जेपीजी लिखूँगा, ठीक है? एक बार चेकआउट करते हैं, ठीक है? ये इमेज आ गई आपकी, ठीक है? अगर आप चाहें एचटीएमएल के अंदर अगर आप चाहें तो इसमें विद और हाइट भी यहाँ पे आप इज़िली दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि मैंने दी है इसको विद, बट क्या है आजकल सीएसएस का हम यूज़ करके इसको इजीली एक ही बार में मैनेज कर लेते हैं ताकि आगे भी दिक्कत ना आए। एचटीएमएल में ये एट्रीब्यूट्स देने से अच्छा आप सीएसएस का यूज़ करें तो बेटर रहता है। ठीक है, फिलहाल एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अभी मैं इसको चाहूँ तो सीएसएस से अगर मैं करूँ, सीएसएस की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसको बेहतरीन बना देती है। अगर आपको चाहिए कि इस तरीके से कोई इमेज दिखाई दे, तो आप ऑब्जेक्ट फिट कवर दे सकते हैं और चाहें तो जैसे क्रॉप ना हो, ठीक है? तो आप इस तरीके से दे सकते हैं और हाइट इसकी ऑटो दे देंगे तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो ये हाइट को जो हमने एचटीएमएल से दी है उसको ना लेके सीएसएस से लेगा, ठीक है? मैं इस पे अगली वीडियो में बात करूँगा। उसके बाद हमारा बात कर लेते हैं एक बार लिस्ट के ऊपर।
ठीक है? जभी भी आपको लिस्ट बनानी होगी, तब आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है? इसका सिंटैक्स होता है सिंपल, 2 तरीके से होती है मेन, ऐसे तो उसमें 2-3 तरीके से होती हैं, बट मेन जो है हमारा 2 तरीके होते हैं। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जहाँ पे हमें नंबरिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप टाइप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग आ जाए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि वो स्टाइल आए इस तरीके से, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है? यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता, यहाँ पे ये अपने हिसाब से ये अनऑर्डर लिस्ट में चलती है, मतलब कोई स्टाइलिंग आ जाती है डॉट वगैरह। इसमें आप इसको काफ़ी एनहांस भी कर सकते हैं, बट फिलहाल देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो देखिए, इस तरीके से कोई भी स्टाइलिंग भी आप इसमें सीएसएस के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं टेबल की। जब भी आपको इस टाइप का टेबल डिज़ाइन करना होगा, तो आप उसको एचटीएमएल में इस तरीके से करते हैं, ठीक है? इसमें आपको देना पड़ता है टेबल टैग, उसके बाद अगर आपको उसमें बॉर्डर देना है, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है बॉर्डर, ठीक है? यहाँ पे इसकी वैल्यू आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी दे सकते हैं। फिलहाल जैसे मैंने आपको 1 थी, अब इसको 0 कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे इसका बॉर्डर हट गया, ठीक है? अब उसके बाद आता है यहाँ पे टेबल रो, टीआर, ठीक है? उसके बाद अंदर आता है टीएच, फिर आता है यहाँ पे टीएच और यहाँ पे टीआर1, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब होता है टेबल रो, इसका मतलब होता है टेबल हेड और टीडी मतलब होता है टेबल डाटा, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पे इसको बोल्ड करना है इस तरीके से, तो उसको आपको टीएच के अंदर लिखना होगा, ठीक है? तब जाके यहाँ पे थोड़ा-सा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है? अब टी रो मतलब होता है टेबल की रो। जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो एक नई रो चालू हो जाएगी और इसको बंद करने के बाद ये वाली रो बंद हो जाएगी। तो फिर यहाँ से अब जब आप दूसरी रो लेंगे तो आपको इसको दोबारा से चालू करना पड़ेगा और कोई भी कंटेंट टेबल के अंदर डालने के लिए आपको टीडी यानी कि टेबल डाटा का यूज़ करना पड़ेगा। जब ये पूरी टेबल हो जाएगी उसके बाद हम टेबल टैग को बंद कर देंगे। ये होता है हमारी टेबल, ठीक है? और अब हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एचटीएमएल के अंदर, ठीक है? फॉर्म्स इस वेबसाइट को नॉर्मल वेबसाइट से थोड़ा-सा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? जैसे कि मान लो किसी भी यूज़र ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरी, आपका कोई भी बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टी-शर्ट सेल करने का बिज़नेस है, ठीक है? किसी को कोई इंक्वायरी करनी है किसी चीज़ को लेके जॉब के लिए या फिर वो परचेज़ करना चाहता है या कोई भी जनरल इंक्वायरी करना चाहता है, तो ये वेबसाइट को आपको लाइव प्रोवाइड करता है। मतलब यूज़र से बात करने का एक ज़रिया होता है फॉर्म्स, ठीक है? तो उसको कैसे बनाते हैं एचटीएमएल के अंदर? अब देखिए वैसे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिज़ाइन एक मतलब नॉर्मल सा लग रहा है। अगर हम इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाएँगे तो उसके लिए मैंने आपको बताया सीएसएस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? बट एचटीएमएल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये होगा ही नहीं, स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम स्टाइलिंग किस पे करेंगे, ठीक है? तो उसमें हम कैसे करते हैं एचटीएमएल के अंदर हम यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप जैसे फंक्शनैलिटी की बात मैं अगली वीडियो में इस पे भी बात करूँगा, ठीक है? उस पे भी एक फॉर्म कैसे फंक्शनल होता है, उस पे बात करूँगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए इस टाइप की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता देना, ठीक है? तो मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूँगा कि कैसे फंक्शनल करते हैं, ठीक है? फिलहाल हम इसकी बात करते हैं फॉर्म्स की। तो इसमें क्या होता है, फॉर्म के अंदर फॉर्म टैग लेंगे उसके बाद इसके अंदर आता है वैसे मेथड आता है, ठीक है? मेथड आता है पोस्ट और गेट करके, ठीक है? वो मैं बता दूँगा जब मैं फंक्शनैलिटी वाला बनाऊँगा ना फॉर्म तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा डिटेल में क्या होता है, ठीक है? फिर इसके अंदर एक एट्रिब्यूट आता है एक्शन जो कि पेज का यूआरएल होता है, जो भी हमें डालना होता है, ठीक है? उसके अंदर आता है यहाँ पे लेबल टैग। लेबल होता है कि फॉर्म को बताना कि उसमें क्या हेडिंग रहेगी, तो उसमें हम इसमें लेबल टैग का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? इस तरीके से लेबल टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लेबल टैग बंद हो गया, ठीक है? तो देखिए पहले आता है इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इसमें क्या करते हैं हमें हमें अगर कोई भी टेक्स्ट को ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नेम को, तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल। जब भी हमें कोई ईमेल को गेट करना होता है, तो हम इनपुट टाइप ईमेल का यूज़ करते हैं,
और इन सब के साथ हम लोग एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करते हैं जो हमारी फंक्शनैलिटी वाइज़ भी आगे यूज़ में आएँगे, आईडी और नेम, ठीक है? अब उसके बाद आता है इनपुट टाइप पासवर्ड। ये आपके ऊपर है कि आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है या फिर आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो आप वहाँ पे कौन से इनपुट्स लेना चाहते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हो तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। अगर आप साइन अप फॉर्म बना रहे हो तो आपको फिर नेम, ईमेल, पासवर्ड सारी फ़ील्डें चाहिए जिसका डाटा इनपुट लेना चाहते हो यूज़र्स से, ठीक है? उसके बाद आता है इनपुट टाइप रेडियो। अब रेडियो फ़ील्ड में क्या होता है, जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज़ में से सिर्फ़ एक ही वैल्यू चाहिए, तो उस टाइम आप इनपुट टाइप रेडियो का यूज़ करते हो, ठीक है? इसमें क्या होता है वो मल्टीपल सिलेक्ट नहीं करने देगा आपको, है ना? वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप रेडियो और उसमें क्या होता है नेम की जो वैल्यू होती है, वो सेम रहती है। तब जाके हमें इन सब में से सिर्फ़ एक ही वैल्यू वहाँ पे रिसीव होती है। उसके बाद आता है हमारा इनपुट टाइप चेकबॉक्स। चेकबॉक्स में ऐसे मान लो आप भी कोई भी आपको ऐसा लेना है कि हाँ, आपने न्यूज़लेटर आपको चाहिए तो वो चेक करे, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और जहाँ पे मल्टीपल डाटा मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ आपको रिसीव करनी है तो उस टाइम आप इनपुट टाइप चेकबॉक्स का यूज़ करते हैं। उसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप का ही होता है। वहाँ पे सिर्फ़ ईज़ी है, कुछ ऐसे इसमें यूनिक नहीं है, बाकियों से सब में इनपुट टाइप चेकबॉक्स ले लिया, बस टाइप की वैल्यू चेंज हो रही है, मेनली तो ये होता है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट ऑप्शन। अब सिलेक्ट वाले में क्या होता है, इसमें इस फ़ील्ड में आपको जैसे कि ड्रॉप डाउन दिखाना है कहीं पे, ठीक है? फ्रॉम वेयर यू हर्ड अबाउट अस टाइप के आपने ड्रॉप डाउन अगर देखे होंगे या कोई भी आपने ऐसे मान लीजिए कोई सर्विस का पेज बनाया, वहाँ पे आपको जानना है कि मतलब जो कस्टमर है उसको किस टाइप की सर्विस चाहिए, तो उस टाइम आप सिलेक्ट और ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में इसमें आता है हमारा बटन टाइप सबमिट। जब आपको फॉर्म सबमिट करवाना है तो उस टाइम आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है? ये यहाँ पे सबमिट होने के बाद इसके एक्शन पे जाता है, यहाँ से फॉर्म सबमिट होता है, जो हम आगे किसी वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा टॉपिक मीडिया। अब मीडिया में क्या होता है, अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई भी वीडियो या ऑडियो लगानी है, तो उस टाइम आप मीडिया का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अब मीडिया में क्या होता है, या तो ऑडियो होती है या वीडियो होती है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग वीडियो एक बार देखेंगे। जैसे देखिए ये वीडियो हमने लगाई हुई है, तो हमें क्या करना होता है, इसका सिंटैक्स वीडियो नाम है, इसका सिंपल हमें यहाँ पे दे देते हैं, वीडियो डॉट MP4 ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है? वीडियो विड्थ और हाइट यहाँ पे हमें देनी होती है किस साइज़ में दिखाना है और कंट्रोल्स अगर चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल्स लिख देंगे और सोर्स में वीडियो का बाद, ठीक है? अब ये दोबारा से चलने लग जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये काम होता है मीडिया टैग्स का। ऐसे ही सेम आप ऑडियो के अगर आप फ़ाइल का यहाँ पे पार्ट डाल देंगे, तो यहाँ पे ऑडियो प्लेयर बन के आ जाएगा, ठीक है? ये सब HTML5 के ही पार्ट है। हम उसके अलावा इस पूरी वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी है, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे सिमेंटिक्स टैग्स। HTML5 के अंदर इन टैग्स को बनाया गया है हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा फॉर्मल बनाने के लिए, ठीक है? जैसे आपने मान लीजिए किसी वेबसाइट पे काम किया, उसके बाद किसी और डेवलपर ने काम किया, तो उसको आपका स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसको कन्फ्यूज़न होगा कि यार ये डिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ बंद हो रहा है? तो इसको थोड़ा-सा फॉर्मलाइज़ करने के लिए सिमेंटेड टैग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे कि मान लीजिए आपको पता होगा वेबसाइट में कोई भी ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम हेडर बोलते हैं, ठीक है? जो जिसमें आपका लोगो और मेन्यूज़ वगैरह आते हैं और जो फुटर होता है सबसे नीचे वाला पार्ट जहाँ पे यूज़र स्क्रॉल करना एंड करता है उसके बाद भी हम उसको डायरेक्शन करते हैं कि वो कहाँ पे क्लिक कर सकता है, वो होता है हमारा फुटर, ठीक है? तो क्या होता है जब भी आप HTML5 पे काम करेंगे तो आपको यहाँ पे सिमेंटेड टेक्स्ट का यूज़ करनेंगे, ठीक है? ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसको यूज़ करके थोड़ा अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल बना सकते हो। इन केस क्लाइंट आपका कोड वगैरह भी चेक करे तो उसको लगे कि आपने थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट पे काम किया है, ठीक है? इसमें क्या करेंगे आप हेडर टैग लेंगे, उसके अंदर आपका डिव वगैरह लगा के आप उसमें लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके अंदर लेंगे आप नैव बार अगर आपको नेविगेशन चाहिए ऐसा नहीं है कि इनको टैग लगाने से आपके पास कुछ यूनिक चीज़ आ जाएगी।
बट क्या होता है, ये एक अच्छा वे होता है अपने वेबसाइट को अरेंज करने का। तो आप इसको मस्ट यूज़ करो, अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है? एक हमारा उसके बाद आता है हमारा सेक्शन टैग। जब भी आप कोई भी सेक्शन बनाएँ नया, ठीक है? उसको आप सेक्शन टैग के अंदर ही लें, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। हमेशा इससे क्या होता है, आपको पता होता है जब आप कोड भी देखते हैं, अपना भी कोड देखते हैं या किसी और का देखते हैं और उसने भी ऐसे इस तरीके से काम किया हुआ, तो आपको भी इसमें देखने में सही लगता है। अगर सारी चीज़ें अलाइन हो और आपको ईज़िली कोड फाइंड आउट हो रहा है कि वो कौन-सी जगह पे आपको चेंज करना है। उसके बाद फुटर टैग आता है। आपको जब भी आप फुटर बनाएँ, मैंने बता दिया आपको, उसको फुटर टैग के अंदर डालना है। ठीक है? ये हमारी कंप्लीट एचटीएमएल में जो मेन टॉपिक्स हैं, 90% जो टॉपिक है, जो आपका यूज़ है डेली लाइफ़ का, वो इसी से ही हमारा कवर हो जाता है। कुछ अगर बेसिक चीज़ मैं आपको एक बार एज़ अ बोनस बताऊँ, तो एक डिव टैग होता है। ठीक है? इस टैग का आप यूज़ काफ़ी जगह पे करेंगे। जब भी आप कोई भी सेक्शन बनाते हैं, उसके अंदर डिव ही लेते हैं। ठीक है? डिव ही नॉर्मल आपको सिर्फ़ इसके लिए होता है, एक तरह से रैपर होता है, ठीक है? उसका आप यूज़ करके मतलब आपने जैसे कोई सेक्शंस के अंदर जब आप लेंगे, तो आर्टिकल टैग का इतना यूज़ करना मस्ट नहीं, आपके ऊपर है, आप यूज़ करना चाहें, बट डिप का यूज़ करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। आपको कोई भी एलिमेंट्स को अरेंज करना है, मान लीजिए 2-2 कॉलम बनाने हैं, तो आप उसके अंदर भी इस तरीके से एक मेन डिव ले लिया आपने, ठीक है? उसके अंदर फिर 2 डिव लेके आप उसमें सेक्शन को लेफ्ट और राइट में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको कोई कमेंट देना है, ठीक है? जैसे आपने कोई मान लीजिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आप उसमें उसका हेडर फ़ोटो अलग लेना चाहते हैं, तो आप उसको इस तरीके से कमेंट देके यूज़र्स के लिए बता सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से एचटीएमएल में कमेंट दिया जाता है, ठीक है? अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।